नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रस टॉपिक को लेकर के वीडियो नंबर 8। तो आपको पता है, जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे होंगे, तो मैंने रस टॉपिक को आपको पढ़ाना शुरू किया और उस रस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक मैंने आपको 7 वीडियो दे चुके हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 है। तो यह जो वीडियो नंबर 8 है, उसमें हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है विभत्स रस। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? विभत्स रस। तो देखिए, यह जो विभत्स रस होता है, सबसे पहले से हम समझने का प्रयास करते हैं कि विभत्स रस होता क्या है। चूँकि ये जो शब्द है, यह शब्द बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जनरली और भी जितने रस हैं ना, वो हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये जो विभत्स रस है, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जिन्होंने 1-2 बार सुना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इसको पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि विभत्स रस होता क्या है। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। विभत्स रस, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हम अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं, बहुत सामान्य भाषा में कह देते हैं, किसी चीज़ को देख करके घिन पैदा होना। क्या कहा? किसी चीज़ को देख करके घिन पैदा होना, मन भिनभिना जाए। तो उस समय का जो फीलिंग्स है, उस समय का जो भाव है, उस समय की जो हमारी मन स्थिति है, उसी को हम विभत्स रस कहते हैं। मैक्सिमम केस में जब कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ डेड हो गई हो, कोई जीव मर गया हो और उसके मरने का एक लंबा टाइम बीत चुका हो, तो आपको पता होगा, अगर मान लीजिए कोई जीव मर गया है, एक लंबा टाइम बीत चुका है, तो उसका जो शव है वह शव छत बिछत हो जाता है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगेगी, उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाएंगे। तो मतलब कि आपको सुन करके या देख करके आपका मन जो है वो बहुत घिनघिना जाता है, भिनभिनाने लगता है। तो वही जो फीलिंग्स है, उसी को हम ग्रामर में विभत्स रस कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि, तो मान ली मैंने आपको समझाया कि विभत्स रस कहते किसे हैं। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि विभत्स रस की परिभाषा क्या होती है, आप उसको कैसे परिभाषित करोगे। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें किसी भी रस की परिभाषा देनी हो, हमें बस यह ट्रिक पता होना चाहिए। अगर यह ट्रिक हमें पता है तो फिर हमें परिभाषा, किसी भी रस की परिभाषा देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फिर वही चीज़ कि यह सभी बातें आसान तब होंगी जब आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। तो प्रीवियस में मैंने आपको ये सूत्र बताया था और सूत्र को मैंने डिफाइन किया था। तो सूत्र में देखिए, मैंने आपको बताया, श्री से श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, अ से अद्भुत, अद्भुत का अस्थायी भाव विस्मय, क से करुण, करुण का स्थायी भाव शोक, ब से वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, र से रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, और भ से भयानक, भयानक का स्थायी भाव भय। और हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह से है विभत्स रस। किसकी बात कर रहे हैं? विभत्स रस की बात कर रहे हैं। और विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है, या उसी को घृणा कहते हैं, उसी को घिन कहते हैं। तो हमें जब रस और रस का स्थायी भाव पता है तो हमें परिभाषा बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं परिभाषा कैसे बन जाएगी। हमें क्या पता होना चाहिए? अस्थायी भाव पता होना चाहिए। तो अब मैंने बताया आपको विभत्स रस स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। तो हमने यहाँ पर किसको लिख दिया? मैंने यहाँ पर लिखा जुगुप्सा।
अब देखिए जुगुप्सा लिखने की वजह से हमारा सेंटेंस क्या बनता है, जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव। क्या, जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव। जुगुप्सा याद रखिएगा, आप यहाँ पे घृणा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप घृणा भी कर सकते हैं। तो घृणा या जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विभत्स रस कहेंगे। तो उसे हम विभत्स रस कहेंगे। तो देखिए मैंने इसमें ऐसा क्या लिखा है, मैंने सिर्फ 2 बातें लिखी है। नंबर 1, जो अस्थाई भाव है उसको सबसे पहले लिखिए और उसके बाद यहाँ पर जिस रस का अस्थाई भाव आपने लिखा है उस रस को लिख दीजिए। आपकी परिभाषा क्या हो गई, बन गई। और यही चीज़ आपको किसी भी परिभाषा के लिए करना है, जो भी आपको मेनली 9 रस हैं या जो टोटली आपके 11 रस पढ़ने हैं, पढ़ाए जाने हैं, उन सभी को आप एक ही फ्रेमिंग में सभी का डेफिनेशन रख सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पर इसको रिमूव करके यहाँ पर रति कर दूँ तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस बन जाएगा, यहाँ श्रृंगार रस कर दूँ, परिभाषा हो गई। मैंने यहाँ इसको रिमूव किया, यहाँ पे मैंने अद्भुत लिख दिया, यहाँ पर मैंने विस्मय कर दिया, विस्मय आपका अद्भुत रस की परिभाषा बन गई। तो एक फ्रेमिंग है जिसके द्वारा आप अपनी परीक्षाओं में आप डिफिनीशन दे सकते हैं विभत्स रस की या किसी भी रस की। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी रस होते हैं, आपको बताया गया था सभी रसों में 4 अंग होते हैं। कोई भी रस होगा, सभी रसों के 4 अंग या 4 अवयव होते हैं। तो उन 4 अवयवों में अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो यह 4 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे मान लीजिए जनरली पूछा जा सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आपको नंबर्स पता होना चाहिए। तो रस के 4 अवयव होते हैं। नंबर 2, अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव कितने होते हैं, तो मेन रूप से 9 रस होते हैं। तो 9 रसों के 9 अस्थाई भाव होते हैं। तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई मेनली। वैसे तो 11 होंगे, लेकिन मेनली जो माने जाते हैं 9 रस, तो 9 रसों के 9 अस्थाई भाव। विभाव कितने होते हैं, तो हमें इनकी भी संख्या पता होनी चाहिए। विभाव कितने होते हैं, 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के कितने भेद होते हैं, तो आलंबन के 2 भेद होते हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। वैसे ही उद्दीपन के कितने भेद होते हैं, तो उद्दीपन के भी 2 भेद होते हैं, सात्विक है, कायिक है। ऐसे ही अगर हम अनुभाव की बात करें तो अनुभावों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो नंबर हमें याद होने चाहिए। अनुभावों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ऐसे ही अगर हम संचारी भाव की बात करें तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो हमें ये चीज़ें, इनकी जो काउंटिंग है, इनके जो नंबर्स हैं, हमें नंबर्स गेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है नंबर्स। तो अस्थाई भाव 9 मेनली, विभाव 2, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के कितने भेद, 2 भेद। उद्दीपन विभाव के कितने भेद, 2 भेद। तो ये बढ़िया है, हम 2 हमारे 2, तो 2 का कॉन्सेप्ट है। अनुभाव, अनुभाव की संख्या 8 इम्पॉर्टेंस है, नंबर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अनुभाव और संचारी भाव के लिए नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं। अस्थाई भाव में नंबर्स का इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि जो 9 रस है, 9 रसों के अस्थाई भाव का नेम इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे जब आप विभाव में आएंगे तो किसी भी, जब आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा तो विभाव में कौन आलंबन है, कौन उद्दीपन है, आपसे क्वेश्चन अंदर से पूछे जाएंगे। लेकिन नंबर्स की बात मेन, अनुभाव, अनुभाव की संख्या 8 मेन, संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या 33। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तो यह जो विभत्स रस है, विभत्स रस के जो 4 अंग हैं, उन 4 अंगों में अस्थाई भाव के अंतर्गत घृणा या जुगुप्सा आता है। विभाव में जो आलंबन है, जो दीपन है, तो देखिए आप ये डिपेंड करेगा उदाहरण के ऊपर
लेकिन फिर भी ऐसी कल्पना की जाती है कि अगर कोई कोई उदाहरण विभत्स रस का होगा तो उसमें ऐसी चीज़ें ही मैक्सिमम केस में मिलती हैं। हमारे पास जो उदाहरण होंगे, जो एग्जाम्पल होंगे, उनमें यही चीज़ें, जैसे शव, तो कोई मृत बॉडी है, कोई डेड बॉडी है जिसका मान लीजिए डेड हुए एक समय बीत जाता है, तो उस बॉडी को देख करके हमें घिन लगता है, हमारे अंदर घृणा पैदा होती है, हमारे अंदर जुगुप्सा पैदा होती है। नंबर 1, घिनौनी वस्तु, तो कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसको देख करके हमारे अंदर घिन पैदा हो, तो वही घिन से घिनौनी वस्तु, तो जिनको देख करके हमको घिन लगता हो, हमारा मन खराब हो जाता हो, तो ऐसी चीज़ें आलंबन में आएंगी। फिर क्या कर रहे हैं, उद्दीपन। अब देखिए यह जो हमारे अंदर घिन आ रहा है, उस घिन को और ज़्यादा घिनौना कैसे बनाया जाता है, कैसे वो ज़्यादा और ज़्यादा मतलब कि हमें ख़राब दिखेगा, कैसे हमारा मन और ज़्यादा वहाँ से विचलित होगा। तो कहें दुर्गंध, अगर देखने में ख़राब है चलिए एक बार ठीक है, अगर उसमें दुर्गंध भी आ रही है तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये जो दुर्गंध है ये उसको क्या कर रहा है, उद्दीप्त कर रहा है। ऐसे ही सड़न, कोई चीज़ सड़ गई है, जैसे मैंने कहा ना उसमें कीड़े पड़ गए, मतलब इस प्रकार से विभत्सता आती जाएगी। तो जितना ज़्यादा मतलब कि जो चीज़ें आपको इस प्रकार से आपको कहीं न कहीं आपके रस को गंभीर बनाती जाएंगी, तो उन्हें ही हम उद्दीपन कहेंगे, जो हमारे अंदर की भावना को बहुत ज़्यादा उद्दीप्त करने लगती हैं। ऐसे ही मान लीजिए शव है, तो वो भी क्या कर रहा है, उद्दीप्त कर रहा है। चलिए अब देखिए अनुभवों की बात। तो जब हमको कोई चीज़ ऐसी दिखाई पड़ती है जो हमें घृणा में जो हमारे अंदर घृणा पैदा करती हो, जो हमारे अंदर घिन पैदा करती हो, तो अब देखिए जिसके अंदर घिन आएगा, आपने बहुत अच्छे से, कोई देखिए आप समझना चाहेंगे तो ना हमारे आपके व्यवहार की चीज़ें हैं। तो अगर हमको चीज़ हमें घिन लगता है तो हम क्या करते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, पहला काम आप थूकने लगते हैं, छी छी बोलने लगते हैं। या फिर देखिए अगर दुर्गंध है तो तुरंत अपना नाक बंद कर लेते हैं, उसकी जो दुर्गंध है वो हमारी नाकों में न जाए। तो ऐसी हमारी कुछ एक्टिविटी होती हैं, जैसे थूकना, नाक सिकोड़ना या नाक बंद कर लेना या आंख बंद कर लेना होता है। मतलब इसको फील करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा आप व्यवहारिक जीवन में करते हैं। तो बस समझना ये है कि जो हम करते हैं वो ग्रामर की भाषा में रस के क्षेत्र में कौन सी एक्टिविटी है या किस हेडिंग में हम रखेंगे। आप इसको भी करते हैं, इसको भी आपने किया है, देखा है आपने, इसको भी आप देखे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ समझने बात यह है कि आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे। तो वैसे यहाँ पर थूकना, नाक सिकोड़ना, आँख बंद करना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, अनुभवों में आती हैं। अब देखिए संचारी भाव, तो संचारी भाव में चिंता है, मोह है, आवेग है, मूर्छा है, व्याधि है, ये सभी चीज़ें संचारी भावों के अंतर्गत आती हैं। तो आपको जैसे बताया इनकी संख्या 33 है, तो सिचुएशन बस कोई न कोई आता रहेगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम चर्चा करते हैं उदाहरणों के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर, कि हिंदी साहित्य में अगर मान लीजिए हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे किसी परीक्षा में तो हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वह यही है, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभें स्यार अति आनंद उर धारत। तो देखिए ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो एक युद्ध के बाद वहाँ की स्थितियों का वर्णन करते हुए भारतेंदु जी ने यह पंक्ति लिखी है। वहाँ पर युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद हारना जीतना अलग कॉन्सेप्ट है, अलग बातें हैं, लेकिन उस युद्ध के बाद का जो नज़ारा है वहाँ पे, जैसे जिस समय मान लीजिए किसी के घर बारात आती है तो रात भर देखिए कितना अच्छा रहता है, बड़ा एंजॉय होता रहता है, और सुबह जब विदाई हो जाती है उस समय के बाद घर कंडीशन देखिए, कहीं दोना है, कहीं पत्तल है, कहीं चारपाई है, तमाम चीज़ें पड़ी हैं। वैसे यहाँ पर जब तक मान लीजिए युद्ध कर रहे तब तक तो मान लीजिए एक अलग रस है, लेकिन युद्ध के बाद का जो वहाँ पे सीन है उसी सीन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत,
तो वहाँ पर जो मृत शरीर पड़े हुए हैं, जो हाथी घोड़े जो भी मतलब मारे गए हैं, उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर आकर के काग का मतलब कौवा, उनके सिर के ऊपर आकर के बैठ करके कौवा क्या कर रहा है, आँख दो खात निकारत। तो वो क्या कर रहा है, जो मतलब जानवरों की जो दोनों आँखें हैं, उन आँखों को खींच खींच करके निकाल करके खा रहा है। कौन? कौवे। फिर क्या कर रहे हैं, खींचत जीभें स्यार अति आनंद उर्धारत। तो कह रहे हैं जो जानवर है, जानवर के मर जाने के बाद जो उसकी जीभ है, उस जीभ को स्यार, जो सियार होता है, वो सियार क्या कर रहा है, उसकी जीभ को खींच खींच करके मान लीजिए खाने का प्रयास कर रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो मांसाहारी होता है। तो उसको उसकी मतलब कि जानवरों की जीभ को खींचते हुए खाते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। तो चलिए, उसको आनंद आ रहा अलग चीज़ है, लेकिन आपको सुन करके कैसा लग रहा है, ऐसे सीन में कैसा आपको फील करोगे? इसकी और ज़्यादा मैं व्याख्या करूं, और ज़्यादा मतलब अच्छे समझाऊं, तो आप कहोगे नहीं सर आप इतना अच्छे से मत समझाइए, बस समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा मत समझाइए, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा मैं व्याख्या करूँगा आपके अंदर उतना ज़्यादा घिन पैदा होता जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इसे और ज़्यादा इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, आँखें निकाल उड़ जाते, आँखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते। आँखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते। सौ जीभ खींचकर कौवे, सौ जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। तो देखिए शब्दों का फेर है, यहाँ पे अलग शब्द लेकर के आपको एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन जो भावना है, जो फीलिंग्स है, जो यहाँ पे मैसेज है, जो रस है, सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। कर रहे हैं आँखें निकाल उड़ जाते। तो कौवे हैं जो वहाँ काम कर रहे थे, सिर पर बैठ करके खा रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आँखें निकाल उड़ जाते। तो कौवे आते और जो जानवर है उसकी आँखों को खींचते, और खींचने के बाद फिर आसमान में उड़ जाते। फिर क्या कर रहे हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते। तो फिर कर रहे हैं कि जब थोड़ी देर के लिए उड़ रहे हैं, फिर लौट करके आ रहे हैं, आँख को खींच रहे हैं, फिर मतलब कि उसको लेकर के उड़ जा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर जल्दी से आ रहे हैं। तो उनकी यह नित्य क्रिया चल रही है, यह क्रिया कंटिन्यू चल रही है। फिर क्या कर रहे हैं, सौ जीभ खींचकर कौवे, सब जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। तो कह रहे हैं कि यह जो शव है, जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी का जो क्या है, जीभ है, जो टंग है, जो जीभ है, उस जीभ को क्या कर रहे हैं, कौवे खींच रहे हैं, उसको काट रहे हैं और चुभला चुभला कर खाते। चुभला चुभला का मतलब होता है किसी चीज़ को चूसना। तो जो कौवे हैं उनकी जीभों को क्या कर रहे हैं, चूस चूस करके उसको खा रहे हैं। आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बहुत ही आनंद लेते हुए उसको खा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जैसे यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जब तक हम उस सिनेरियो को या उस मतलब पिक्चर को अपने दिमाग में रखेंगे नहीं, तब तक कोई चीज़ समझना उतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इसमें कौन सा रस है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा है, जह जह मज्जा मांस रुधिर लख परत अंगारे। जह जह मज्जा मांस रुधिर लख परत अंगारे। जित तित छिटके हाण सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। तो फिर देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि कोई बॉडी है, डेड बॉडी है, और उस डेड बॉडी में करें जहाँ जहाँ पर मांस है, जहाँ जहाँ पर मज्जा है, तो वहाँ पर देख देख करके वो कूद पड़ रहे हैं, मतलब खाने के लिए दौड़ पड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर मांस है, जहाँ जहाँ पर मज्जा है।
और यह जो मांस है या जो मज्जा है यह मतलब कि रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है, लाल लाल दिखाई पड़ रहा है। जैसे अंगार होता है, आग होता है, लाल रंग उसमें प्रदीप्त होता रहता है, उद्दीप्त होता रहता है। वैसे यहाँ पर भी जो मांस है, जहाँ पे मज्जा है, मांस है, रुधिर है, वहाँ पर कह रहे हैं कि वो रेड कलर में, लाल कलर में दिखाई पड़ रहा है। और जो जानवर हैं वहाँ क्या कर रहे हैं, टूट पड़ रहे हैं उसको खाने के लिए। फिर कह रहे हैं जित तित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। तो यह जो मतलब कि वो बॉडी को जिसको खा रहे हैं उसके मांस के लोथड़े को, मांस के मतलब कि पार्ट्स को वो जहाँ जहाँ मन में आ रहा है वहाँ क्या कर दे रहे हैं, छिटक दे रहे हैं। मतलब कि वो जो खा रहे हैं तो जो उसका मांस का कुछ पार्ट्स है वो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, छिटक जा रहा है। मतलब कि एक प्रकार से उसको एरिया को मतलब कि उसके द्वारा गंदा कर दे रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, कहूँ कहूँ रत्नारे, तो कहीं कहीं मतलब कि खून से उसको छिड़क रहे हैं, कहीं कहीं मांस को छिड़क रहे हैं। चूँकि यह जो बॉडी है उस बॉडी का जो कह सकते हैं कि मांस है एकदम गल चुका है, तो उसके वजह से कहीं कहीं उसका मतलब जो मांस का पार्ट्स है वो कहीं कहीं उसके जो रुधिर है वो क्या है, छिड़के हुए हैं। तो फिर वही चीज़ है कि लगभग सब में देखिए किसी चीज़ के चूँकि साहित्य में जो आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है मैक्सिमम केस में जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंस भी है, तो कोई न कोई जानवर है या कोई न कोई डेड बॉडी है, उसी डेड बॉडी के ऊपर बैठ कर के कहीं कौवे तो कहीं गिद्ध तो कहीं सियार तो कहीं कुत्ते ये अपना वर्क कर रहे हैं। तो सभी एग्जाम्पल को समझेंगे तो सभी में आपका मन जो होगा वो गिनगिनाएगा, आपको कहीं न कहीं उसको देख कर के घृणा पैदा होगी, साहित्य की भाषा में जुगुप्सा पैदा होगी और हमारी भाषा में घिन लगेगा आपको। तो जहाँ किसी चीज़ को देख करके समझ करके आपको घिन का भाव पैदा हो वहाँ पे कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। लास्ट देखिए, लास्ट है रक्त मांस के सड़े पंख से, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाधारे दुर्गंध रुद्र हो उठती ज्वाला। तो देखिए कह रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, तो कह रहे हैं रक्त जैसे कोई, फिर वही चीज़ कोई एनिमल्स है, कोई जानवर है, उस जानवर के डेड हो जाने के बाद रक्त मांस के, तो उसका जो रक्त है, ब्लड है, जो मांस है, तो उसके सड़े पंख से, पंख का मतलब आपने सुना होगा कीचड़ होता है, तो यहाँ पे आपको लेना है दलदल। तो दलदल किसका, ये मिट्टी का दलदल नहीं, बल्कि रक्त और मांस के सड़ जाने के बाद जो एक प्रकार से वहाँ पे लिक्विड फैला हुआ है उसी को यहाँ पर पंख कहा जा रहा है। तो रक्त मांस के सड़े पंख से, तो रक्त और मांस के सड़े भागों से, अंश से जो वहाँ पे दलदल बन गया है वह पंख से उमड़ रही है। तो मतलब जो वो दलदल बना हुआ है उससे चीज़ें निकल रही हैं। तो क्या निकल रही हैं, महाधारे दुर्गंध रुद्र हो उठती ज्वाला। तो कह रहे हैं वहाँ की जो सिचुएशन है वहाँ पे जो गंध है वो इतनी भयंकर मतलब दुर्गंध है, वह क्या हो रहा है, रुद्र हो उठती ज्वाला। तो मतलब कि उसकी जो दुर्गंध है वह दुर्गंध क्षेत्र में क्या कर दे रही है, पूरा फैल जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा घृणा का भाव पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर घिन लग रहा है, घिन का भाव पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी एग्जाम्पलों में देखिए मैक्सिमम केस में डेड बॉडी की बात हो रही है, मृत व्यक्ति की बात हो रही है, मृत वस्तु की जानवर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि यह जो विभत्स रस होता है, यह विभत्स रस होता क्या है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है। और बाकी एग्जाम्पल जो मैंने दिया है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको यहीं से एग्जाम्पल मिलेंगे, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में जा रहे हों और चाहे आप किसी कंपटीशन में जा रहे हों, तो आपको एग्जाम्पल दे करके पूछ लेगा कि इसमें कौन सा रस है। एग्जाम्पल देख करके आपको पूछ लेगा कि
कौन सा रस है, एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछ लेगा कौन सा रस है, एग्जाम्पल दे करके पूछ लेगा कौन सा रस है। तो ये रस की बात हो गई। फिर मान लीजिए आपको अस्थाई भाव जिनकी संख्या मान लीजिए 9, विभाव जिनकी संख्या 2, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव के 2 पार्ट्स, उद्दीपन के 2 पार्ट्स, अनुभाव के 8 अंग या 8 पार्ट्स, संचारी भाव के 33। ये आपको एकदम जुबान पर होना चाहिए। अवयव कितने, रस के कितने अंग, तो रस के 4 अंग। तो आई होप कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपसे बातें की है, ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, इसका उपयोग कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी इस सूत्र के हिसाब से हमें अभी 2 रस अभी पढ़ाने हैं, शांत रस और हास्य रस। बाकी जो 2 रस अभी मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक आपका वात्सल रस है और एक आपका भक्ति विषयक रस, तो भक्ति रस है। तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन अभी जो 9 रस माने गए हैं, हम उन्हीं 9 रसों की बात आपसे कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।